अच्छा कैप्टन साहब, ये रणनीति कैसे बनाई होगी? कैसे भारत को पता चला होगा कि भाई जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन जुटाना मतलब बहुत आसान नहीं है, और वो भी बहुत कम दिनों में। या भारत को ये पहले से ये इंटेल था कि जिन जगहों पर उनको टारगेट करना है वहाँ पर इस तरह के आतंकी लॉन्च पैड चल रहे हैं और वहाँ पर हेडक्वार्टर भी है। तो क्या ये 13 दिनों में पता लगा हमले के बाद, या भारत को पहले से पता होगा? नहीं नहीं, देखिए ये दोनों ही चीज़ें हैं। पहले से भी सारा इंटेलिजेंस सिस्टम रहती है, हमारी आईबी रहती है, रॉ रहती है, और हम्म। दूसरे भी इंटेलिजेंस के इनपुट्स रहते हैं। सैटेलाइट से भी हम लोगों को इनपुट्स मिलते हैं। हम्म। मुख्यतः 3 आतंकवादी संगठनों के कल रात में कैंप को ध्वस्त किया गया। जैसा आप कह रहे थे, लश्कर ए तोयबा, जैश ए मोहम्मद, और तीसरा हिजबुल मुजाहिदीन हिजबुल मुजाहिदीन का के भी भी था। तीनों आतंकवादियों के जो हेडक्वार्टर्स थे उनको नेस्तनाबूद किया गया है। जाहिर सी बात है कि जो घटना हुई थी कल 22 तारीख को हुई थी, उसके बाद सेना, आईबी, पैरामिलिट्री फोर्सेस, इन सबको भी थोड़ा सा समय चाहिए था। इसलिए बहुत केयरफुली टारगेट को आइडेंटिफाई किया गया होगा, और चूंकि इसको सफलतापूर्वक एग्जीक्यूशन भी किया जाना था, तो पूरी तैयारी के साथ ही इसको किया गया है। और आपने देखा कि किस तरीके से जो पिन पॉइंट करके हेडक्वार्टर जो आतंकवादियों के थे उनको नष्ट किया गया। साथ ही कहीं भी सिविलियन या जो नागरिक लोग, उनकी क्षति ना हो, इसका भी बहुत विशेष रूप से ध्यान रखा गया। तो उस हिसाब से अगर मैं कहूँगा अनुराग जी, कि उस हिसाब से ये 100% जो ऑपरेशन सिंदूर है वो तीनों सेनाओं का बहुत सफल अच्छा रहा है। कैप्टन साहब, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो ग्लोबल इमेज है वो बहुत अच्छी है। जी और वाकई ये बात आपने सही कही कही कि भाई जब भारतीय सेना को ऑपरेशन लॉन्च की प्लानिंग वो कर रहे होंगे तो देश के प्रधानमंत्री ज़रूर रूप में रहे होंगे। जी इस बात को उन्होंने ज़रूर इंश्योर किया होगा कि भाई जब भी भारतीय सेना वहाँ पर हमला करेगी तो कोई भी आम जनता का या कोई बच्चा या महिला उसका निशाना नहीं बनेंगी। लेकिन जब हवाई हमले होते हैं और जो बिल्डिंग्स वहाँ पर थी, हमने देखा वीडियो में, मस्जिद भी तबाह हो गई, मतलब मस्जिद जैसा ढांचा था और कुछ बिल्डिंग थी। तो ये कैसे आप लोग इंश्योर करते हैं कि वहाँ कोई महिला नहीं है, बच्चे नहीं हैं? देखिए, जितना भी टारगेट को कल रात में ध्वस्त किया गया, सबकी पहले रैकी की गई है। रैकी, फिजिकल रैकी भी की गई है, की गई होगी, और मुझे लगता है सैटेलाइट से भी रैकी की गई होगी। और देखिए, कहीं भी आतंकवादी अपने अड्डे बनाते हैं तो रिलीजियस प्लेसेस की आड़ में वो अड्डे बनाते हैं। जैसे कि मस्जिद का आप जिक्र कर रहे थे, भावलपुर में जो लश्कर ए तोयबा का जो मुख्यालय था उसको भी ध्वस्त कल रात में किया गया है। तो वहाँ पर मस्जिद की आड़ में, वहाँ पर मदरसा चलाया जा रहा था, मदरसे की आड़ में आतंकवादियों को प्रशिक्षित किया जा रहा था। देखिए, डैमेज, कोलेटरल डैमेज होता है इन सब जगह पे, क्योंकि इस समय रिक्वायरमेंट होती है कि पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाए, नेस्तनाबूद हो जाए। और प्रयास भी ये भी रहता है कि महिलाओं और बच्चे, विशेष रूप से सिविलियन कैजुअलिटी ना हो। तो उस दृष्टि से अनुराग जी देखा जाए तो ये जो ऑपरेशन सिंदूर है वो 100% सफल रहा है। आमतौर पर देखने में आया है, बहुत सारी हमने हॉलीवुड की और बॉलीवुड की मूवीज़ में देखा है कि आतंकवादियों को इस बात का खतरा रहता है कि हमारे ऊपर कभी भी अटैक हो सकता है। तो ऐसे में अपने आप को बचाने के लिए बच्चों और महिलाओं को ढाल बना लेते हैं, वो अपने जी कैंप के आसपास रखते हैं, जी ताकि कोई एजेंसी वहाँ पर टारगेट करना चाहे तो बच्चे और महिलाओं की वजह से उनको छोड़ दे। तो आपको लगता है 100% इस बात को लेकर श्योर है कि जब भारत ने ये स्ट्राइक की होगी तो वहाँ पर महिला बच्चे बिल्कुल नहीं होंगे? प्रयास ये किया गया होगा कि कम हम्म। से कम महिलाओं और बच्चों की कैजुअलिटी हो। हम्म। और अभी ऐसी कोई रिपोर्ट्स अभी आई नहीं है। पाकिस्तान की तरफ से कुछ डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चलाया जा रहा है कि महिलाएं और बच्चे हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से पिन पॉइंट करके टारगेट किया गया है, आतंकवादी ही भारी संख्या में उसमें मारे गए हैं। पाकिस्तानी प्रोपोगंडा फैला रहा है कि भाई हमारे निर्दोष लोग मारे गए हैं, महिला बच्चे मारे गए हैं। तो जो पाकिस्तान पूरे वर्ल्ड के सामने भारत के खिलाफ ही नैरेटिव सेट कर रहा है, ये नैरेटिव कितना सही है और कितना गलत है? बिल्कुल। इस पर आप पाकिस्तान को किस तरह से जवाब देना चाहेंगे? हालांकि भारतीय सेना ने जवाब दे दिया है, लेकिन आर्मी से रिटायर्ड हमारे कैप्टन साहब किस तरह से पाकिस्तान को जवाब देंगे? देखिए, मैं सुबह इंटरनेशनल मीडिया को भी देख रहा था। भारतीय मीडिया बिल्कुल निष्पक्ष रूप से उसको कवर कर रहा था। तो इंटरनेशनल मीडिया की भी मैं कवरेज देख रहा था। तो बीबीसी के संवाददाता 2-3 जगह गए, स्पेशली बहावलपुर वाले कैंप में, वो उन्होंने देखा। तो जिस हिसाब से उनकी फुटेज थी वो उस हिसाब से बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था
कि भारतीय सेना द्वारा जो वहाँ पर लश्कर तोयबा का जो हाफिज सईद का जो कैंप को उड़ाया गया है वो बिल्कुल लक्ष्य को भेदते हुए उड़ाया गया है। और उसमें साफ दिखाई दे रहा था कि जो मस्जिद थी, मस्जिद का जो कैंपस था और उसके आस पड़ोस के जितना भी इंस्टॉलेशन था सबको सफलतापूर्वक एलिमिनेट कर दिया गया था। भारत के पास आपको लगता है कि ये इंटेल रहा होगा कि हाफिज सईद वहाँ पर है, या जो अजहर मसूद, हालांकि वो जिंदा है, वो एलिमिनेट नहीं हो पाया, तो हाफिज सईद की क्या आपको लगता है कि वो मरा होगा या बचकर भाग गया होगा? ये अभी तक हालांकि निकल कर सामने नहीं आया। अनकन्फर्म्ड मीडिया रिपोर्ट तो अभी नहीं कह रही हैं कि इन लोगों में से कोई जो मेन टारगेट थे, जैसे कि मौलाना मसूद अजहर है, उसकी मरने की अभी कोई खबर तो आई नहीं है। लेकिन हो सकता है कि धीमे धीमे ये खबरें छन छन के बाहर आती हैं, क्योंकि जिस हिसाब से मौलाना मसूद अजहर का जो कैंप को टारगेट किया गया है उसमें उसके परिवार के भी 10 से लेकर 14 तक उसके सदस्य मारे गए हैं। कोई बड़ी बात नहीं है कि हो सकता है कि जब चूंकि परिवार के सदस्य मारे गए हैं तो हो सकता है कि उसमें हताहतों में मौलाना अजहर मसूद भी हो, और हो सकता है कि थोड़े समय के बाद उसकी खबर की पुष्टि हो। लेकिन अभी इस खबर की जो मीडिया में आ रही है रिपोर्ट, उसके हिसाब से अभी पुष्टि नहीं कैप्टन साहब, पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से ये खबर आई थी कि अजहर मसूद बहुत परेशान है। जाहिर सी बात है, अगर किसी के परिवार के लोग मारे जाते हैं तो वो परेशान होता है। हालांकि वो तब लोग परेशान नहीं होते जब वो निर्दोष लोगों को मारने का काम करते हैं, जैसे पहलगाम में उन्होंने यहाँ पर हमारे निर्दोष पर्यटकों को मारा, और हिंदुस्तान में कई ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। ये आपको भी अच्छे तरह से मालूम है कि जब आतंकवादियों का शिकार यहाँ के निर्दोष लोग बने। बॉम्बे में आपने अटैक 26/11 जो अटैक था वो आपने देखा कि किस तरह से आतंकवादियों ने उस घटना को पूरा प्लान किया था। अब लेकिन ये बताइए कि भारत के लिए अब अजहर मसूद किस तरह का खतरा बन सकता है, क्योंकि उसने साफ तौर पर चेतावनी दे दी है कि अब मैं भारत के प्रति बिल्कुल भी अपना नरम रुख नहीं अपनाऊंगा। तो कहीं ना कहीं उसकी ये चुनौती अब भारत के लिए किस तरह का खतरा बन सकती है? देखिए, मैं आपको थोड़ा सा इतिहास के पन्नों पे ले जाऊंगा। मौलाना अजहर मसूद को, आपको ध्यान होगा, कंदहार में जब विमान का अपहरण करके ले जाया गया था तब उसके बदले में जो आतंकवादी छोड़े गए थे उसमें से मौलाना भी थे। और मौलाना को जब छोड़ा गया तो वो सीधा जाके उन्होंने जैशे मोहम्मद नामक एक संस्था की स्थापना की और उन्होंने आतंकवादी ग्रुप की स्थापना की, और आतंकवादी ग्रुप ने कई सारे घटनाओं का हमारे देश में अंजाम किया। मौलाना मसूद अजहर को भारत की सेना की तरफ से और भारत की डिफेंस की तरफ से वो टारगेट था। जिस हिसाब से कल रात को डैमेज हुआ है उनके और मौलाना के परिवार को, उस हिसाब से लगता है कि उनकी कमर टूट गई है, और उस हिसाब से लगता है कि उनका पूरा कैंप को ध्वस्त किया गया है। इसको कहते हैं कोलेटरल डैमेज। तो मुझे लगता है कि अभी बहुत जल्दी कोलेटरल डैमेज से निकल आ पाना मुझे लगता नहीं है कि अभी संभव होगा मौलाना मसूद अजहर को। उसकी धमकी जो है, क्या उससे भारतीयों को डरना चाहिए? नहीं, मैं नहीं समझता हूँ। देखिए, गीदड़ भभकी होती है, और भारत सेनाएं बिल्कुल सतर्क हैं, भारत की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल सतर्क है, पैरामिलिट्री फोर्सेस बिल्कुल सतर्क हैं, और हमारा जो राजनीतिक नेतृत्व है उसमें भी बहुत रिजॉल्व है। उसने कह रखा है कि आतंकवाद की, भारत के खिलाफ चलाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति की किसी भी कार्रवाई को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और किसी विदेशी भूमि से चलाया जा रहा है तो उस सरकार को भी उसको प्राइस को उसको पे करना